वीडियो सेशन ऑफ टुडे। मैं आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार करती हूँ। आइए तो आज डील करते हैं सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था सेक्शन 23, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25, जिसमें से सेक्शन 23 हमारा कवर करता था कि कौन से ऑब्जेक्ट्स एंड कौन से कंसिडरेशंस अनलॉफुल होते हैं, और फिर हमने डिस्कस किया था सेक्शन 24 जो कि कहता था कि कौन से ऑब्जेक्ट्स और कौन कौन से कंसिडरेशंस जब कि वो अनलॉफुल होते हैं पार्ट्स में, मतलब कि एक पार्ट उनका वैलिड होता है, दूसरा पार्ट वॉइड होता है, तीसरा वैलिड होता है, चौथा वॉइड होता है, या फिर दो पार्ट्स होते हैं उनमें से एक वैलिड एक वॉइड होता है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स भी वॉइड होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था सेक्शन 25 कि जो एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, और उनमें हमने 3 एलिमेंट्स देखे थे, जिसमें था एक तो राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, देन उसमें था राइटिंग एंड साइंड, एंड थर्ड था कि प्रीवियसली अगर आपके लिए किसी बंदे ने कुछ किया है तो ये सब ही कल हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कहते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का मतलब होता है कि ऐसा अगर आप कोई एग्रीमेंट, आप कोई करार ऐसा करते हैं जिसमें आप उस करार को करते वक्त कोई शर्त लिखते हैं, उन शर्तों की वजह से उस एग्रीमेंट को कंट्रोल किया जाता है, उसे रोका जाता है, उसे अवरोध किया जाता है या उसे रिस्ट्रेन किया जाता है, तो ऐसे जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं इन रिलेशन टू मैरिज, जो आपको वर्ड याद रखना है वो यहाँ पर याद रखना है, इन रिस्ट्रेंट टू मैरिज, दैट इज अगर दो लोग शादी करते हैं और उनके शादी करने पर अगर कोई एग्रीमेंट में कंडीशंस लेकर आते हैं तो वो कंडीशंस जो होंगी उस एग्रीमेंट के लिए, तो वो ऐसा एग्रीमेंट तो होता है वॉइड होता है। तो अगर कोई भी शर्त है, कोई भी नियम है जो मैरिज के लिए स्पेसिफिकली डिनोट होते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को हम मानते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। सेक्शन 27 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड। अब देखिए, अगर कोई भी मेजर है और दोनों बंदे मेजर हैं, लड़का भी मेजर है अबव 21 इयर्स ऑफ एज एंड लड़की भी मेजर है अबव 18 इयर्स ऑफ एज, और अगर आप कोई ऐसा करार करते हैं, अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिसकी वजह से आप उसमें कंडीशंस मेंशन करते हैं, अगर आपने ऐसे एग्रीमेंट में कंडीशंस को मेंशन कर दिया तो फिर ऐसा जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड हो जाता है, वो शून्य हो जाता है, उस एग्रीमेंट की वैलिडिटी कुछ नहीं होती है। तो आप मैरिज में किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं अनलेस एंड अनटिल रूल्स आर नॉट फॉलोड। बट अगर माइनर की बात की जाए, अगर शादी की बात की जाए और बच्चों की बात करी जाए, बच्चों की बाल विवाह की बात की जाए, या फिर कोई ऐसा बंदा हो जो कि माइनर हो, तो उस कंडीशन में आप, उस एग्रीमेंट में आप कंडीशंस को दाखिल कर सकते हैं, कंडीशन को एम्प्लॉय कर सकते हैं, और वहां पर जो एग्रीमेंट फॉर्म होगा वो वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा। तो एक्सेप्शन सिर्फ ट्रीट किया गया है माइनर के केस को, यहाँ पर मेजर के केस को हम ट्रीट नहीं करते हैं। जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं मैरिज के मेजर के साथ वो सारे वैलिड होते हैं, उन पे आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। यहाँ पर एक मिर्जा का केस था, वो आप प्लीज रेफर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम डील करते हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 कहता है कि अगर आप कोई ट्रेड करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशन करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, और अगर उस प्रोफेशन में, उस बिजनेस में या फिर उस ट्रेड में आपके पास कंडीशंस लग जाते हैं, तो जो भी कंडीशंस लगी होंगी वो सारी वॉइड होंगी, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं तब भी आप कोई कंडीशंस ऐसी नहीं लगा सकते जो कि उस ट्रेड को रोकता है, जो कि उस ऑक्यूपेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब कि बांध देता है। अपन देख लें, लॉयर का प्रोफेशन हो, डॉक्टर का प्रोफेशन हो, हमेशा अपने को पता होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट आर देयर। कोड ऑफ कंडक्ट को छोड़कर अगर आप लॉयर्स के प्रोफेशन में, डॉक्टर्स के प्रोफेशन में, टीचर्स के प्रोफेशन में ऐसी कोई कंडीशंस एम्प्लॉय करते हैं जिसकी वजह से वो प्रोफेशन अपना काम करने के लिए नहीं कर सकता है, जो वो करना चाह रहा है, जो ऑब्जेक्ट वो पाना चाह रहा है उसको फुलफिल नहीं कर सकता है, उन कंडीशंस की
वजह से। तो ऐसी कंडीशंस जो ट्रेड, जो बिजनेस, जो किसी प्रोफेशन को, जो किसी भी एम्प्लॉयमेंट को रोकती हैं, ऐसी कंडीशंस उस एग्रीमेंट के लिए वॉइड होती हैं। तो आप सिमिलरली जैसे मैरिज के केस में एग्रीमेंट्स जो कंडीशंस एम्प्लॉय करते हैं उनके केस में भी वॉइड होता है, उसी तरीके से अगर ट्रेड की बात आएगी तो यहाँ पर भी जो कंडीशंस एम्प्लॉय करते हैं हम वो वॉइड होती हैं। नेक्स्ट हम डील करते हैं कि इधर एक केस था माधवचंद वर्सेस राजकुमार और दूसरा था मैक्सिम नॉर्डन केस। माधवचंद को आप रेफर कर लीजिएगा। इफ यू विल इंसिस्ट मी देन आई विल पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज आप मुझे बताइएगा कि आपको माधवचंद का केस चाहिए क्या। नेक्स्ट हम डील करते हैं मैक्सिम नॉर्डन केस का। यहाँ पर कहा गया था कि टिल 25 इयर्स, जी हाँ, टिल 25 इयर्स यू विल नॉट कंडक्ट योर बिजनेस। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक तरीके की रोक लगा दी थी, एक तरीके की रिस्ट्रेंट लगा दी थी कि आप 25 साल तक वो काम नहीं करेंगे। और मैंने तो पहले ही कहा है कि अगर किसी भी बिजनेस में आप रोक लगाते हैं तो वो बिजनेस एक तरीके से वॉइड हो जाता है। वो जो कंडीशन आपने लगाई है कि नॉट टू डू, ये जो कंडीशन आपने लगाई है ये वॉइड हो जाएगी, ठीक है, इसका कोई भी औचित्य नहीं रहेगा। अब दो चीजें देखते हैं हम, यहाँ पर ट्रेड की बात की जाए तो अगर पार्शियल रिस्ट्रेंट भी होता है, पार्शियल रिस्ट्रेंट का मतलब होता है अगर आप छोटी सी भी अवरोध करते हैं, छोटा सा भी रोक लगाते हैं, या कोई दो बिजनेस है, दो बिजनेस में से एक में आपने रोक लगा दी, दूसरे में आपने नहीं लगाई, तो अगर एक में भी आप रोक लगाते हैं तो वो जो होल एग्रीमेंट होगा वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी भी रिस्ट्रेंट, मामूली सी भी रिस्ट्रेंट हमारे एग्रीमेंट को वॉइड कर सकती है, जो कि कहता है सेक्शन 27। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो पार्शियल रिस्ट्रेंट होती है, यहाँ पर अगर पार्शियल रिस्ट्रेंट भी होगी तो जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा। जरूरी नहीं है यहाँ पर एब्सोल्यूट ही हो, 100% ही हो, वो हम डील करेंगे लीगल प्रोसीडिंग में। यहाँ पर दो तरीके की चीज बताई गई है, बाय एक्ट। अब आप कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें आप रिस्ट्रेंट, जिसमें आप रोक सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। बाय एक्ट हमारे बताया गया है कि सेल ऑफ गुडविल। अब हमें सबको ही पता है कि गुडविल मींस गिविंग योर ओन नेम टू रन अ बिजनेस, टू रन एन एंटरप्राइज, टू रन एन इंस्टीट्यूशन। तो अपना नाम देना, उस नाम देने को कहते हैं हम गुडविल। और गुडविल तभी बनती है जब इंसान का कंडक्ट अच्छा होता है, इंसान का व्यवहार अच्छा होता है, उसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होती है। अब आप बताइए, अगर गुडविल के नाम पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी कि मेरा नाम आपको या मेरी गुडविल आपको इस अकॉर्डिंग सेट करनी है और इतनी ही दायरे तक आप मेरी गुडविल को यूज करेंगे, तो ये तो एक तरीके की सही रिस्ट्रेंट है, क्योंकि अगर किसी का नाम दे दिया गया तो वो तो उसको कैसे भी यूज कर सकता है, सही वे में, गलत वे में। तो यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन सही मानी गई है। यहाँ पर अगर कोई आप एग्रीमेंट करते हैं और वो गुडविल से रिलेटेड होता है और उसमें रिस्ट्रेंट लगा दी गई है कि आप इतना ही मेरे नाम को यूज करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस, फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड, तो यहाँ पर इसको वैलिड ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो गुडविल के नाम पर रिस्ट्रेंट लगाई जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सेक्शन 11, 36, 54 एंड 55। प्लीज स्टूडेंट्स गो एंड सी टू द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। देयर यू विल सी सेक्शन 11, 36, 54, 55। वहां पर भी हम रिस्ट्रेंट लगा सकते हैं, और जो हम ये रिस्ट्रेंट लगाते हैं, ये जो रोक लगाते हैं, एक तरीके का हम कंट्रोल करते हैं, ये वैलिड होता है, यहाँ पर ये वॉइड नहीं होता है। नेक्स्ट हमने ये बात करी एक्ट की, क्योंकि गुडविल भी एक्ट में आता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आता है, या फिर ट्रेडमार्क कॉपीराइट में आता है, और यहाँ पर पार्टनरशिप का तो एक सिंपल एक्ट बना हुआ ही है। यहाँ पर हम बात करते हैं बाय एनी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। अगर किसी लॉ ने ही, अगर किसी पर्टिकुलर लॉ ने ही ये बोल दिया है या कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हो चुका है कि इस पर्टिकुलर चीज में कंट्रोल करना है, रिस्ट्रेंट लगानी है, तो भी हम लगाएंगे, तो भी वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। यहाँ पर है कोरस कार्बन वर्सेस क्यूलॉक का केस, प्लीज इसे रेफर करिएगा, मैंने यहाँ पर बोर्ड पे मेंशन कर दिया है कोरस कार्बन एंड क्यूलॉक का। तो यहाँ पर जो ये केस है, अगर इसके भी आपको डिटेलिंग चाहिए, इसके भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने हैं मुझे, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अभी हमने डील किया सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27, जिसका समरी वे में ये है कि सेक्शन 26 मैरिज से रिलेटेड होता है।
रोक लगाते हैं ऐसे एग्रीमेंट्स में तो वो रोक एक तरीके से शून्य होती है, उसका कोई असर नहीं होता है, ऐसी रोक वॉइड होती है। नेक्स्ट हमने डील किया सेक्शन 27 में, जो कि कहता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर हम ट्रेड में, अगर हम बिजनेस में, अगर हम प्रोफेशन में, अगर हम किसी भी चीज में जो हमारे ऑक्यूपेशन का पार्ट है, उन एग्रीमेंट्स को करने में हम उसको कंट्रोल करते हैं, उसको अवरोध करते हैं, उसमें बांधा करते हैं, उनको रोक लगाते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट्स भी वॉइड होते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको एक्सेप्शंस बता दिए हैं। और स्टूडेंट्स, इसी के सेशन में हम अब डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 28, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेक्शन 29 एंड सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल कवर सेक्शन 28 एंड सेक्शन 29 एंड सेक्शन 30। अभी इसी ऑनलाइन सेशन, इसी वीडियो सेशन में हमने देखा था सेक्शन 26 दैट इज रिलेटेड टू मैरिज एंड सेक्शन 27 दैट इज रिलेटेड टू ट्रेड। अब हम डील करेंगे सेक्शन 28 एंड एज आई टोल्ड यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज इसे ढंग से, तरीके से और अपने बेरक्स के साथ, अपनी बुक्स के साथ प्लीज इसको देखना और सुनना। सेक्शन 28 कहता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इज वॉइड। मतलब कि अगर आप कोई भी ऐसा करार करते हैं, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जो कि उन कंडीशंस की वजह से आपके लीगल प्रोसीडिंग्स जाने से, मतलब आपको कोर्ट जाने से रोकता है, तो वो ऐसा एग्रीमेंट जो किया गया है वो वॉइड है। आइए इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स से समझते हैं। अगर दो पार्टीज हैं जिसमें कि एक है अक्यूज्ड एंड द अदर वन इज अग्रीव्ड पार्टी, दैट इज एक है अक्यूज्ड, दूसरा है विक्टिम। अब अगर दूसरी पार्टी उसको एब्सोल्युटली 100% तरीके से रोकती है कोर्ट जाने से, कोर्ट में वो जाएगा, वो केस करेगा, तो जो अक्यूज्ड है उसको रोकती है, उस पे कंट्रोल रखती है, तो ऐसा जो एग्रीमेंट है वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। आप किसी को भी कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते हैं। इट इज द प्राइमरी राइट्स दैट इज गिवन। और अगर आप किसी को रिस्ट्रेंट करते हैं, अगर आप कोर्ट जाने से उसको रोकते हैं, तो एक तरीके से इट इज टोटली वॉइड, ये बिल्कुल शून्य होता है। तो आप किसी को भी कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते हैं। अक्यूज्ड can't stop the victim from going to the court, or any other person can't enforce any of the obligation on the party to stop him from moving to the court. आइए डील करते हैं बुक्स की लैंग्वेज के साथ। सेक्शन 28 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वॉइड होता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो ट्रेड था, ट्रेड में हमने बेसिक जो डिफरेंस है बिटवीन द ट्रेड एंड बिटवीन द लीगल प्रोसीडिंग इज दिस, कि यहाँ पर जो कंट्रोल होता है, यहाँ पर जो रिस्ट्रेंट होता है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। मतलब कि आप 100% ये प्रूव करेंगे कि दूसरी पार्टी आपको कोर्ट जाने से रोकती है। और ट्रेड में हम देखते हैं कि वहां पर अगर छोटा सा भी, पार्शियल सा भी रोक होगा, कंट्रोल होगा, अवरोध करा जाएगा, तो वहां पर सीधा वॉइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको 100% प्रूव करना पड़ेगा कि आप सामने वाली पार्टी को कोर्ट जाने से, उसके राइट्स को इन्फोर्स करने से रोकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि रिस्ट्रेंट करती हैं। पहला है स्टॉपिंग फ्रॉम गोइंग कोर्ट, तो आप किसी को भी रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। किसी को भी आप रिस्ट्रेन नहीं कर सकते कोर्ट जाने से, आपको कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि आप दूसरे वाले को रोकेंगे। अगर आप रोकते हैं तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग लिमिटेशन पीरियड। जो लिमिटेशन पीरियड हमारा प्रिस्क्राइब होता है, हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि लिमिटेशन पीरियड को कम कर दिया है, लिमिटेशन पीरियड को हमने बिल्कुल भी, मतलब उसका एक्ट के अकॉर्डिंग को एम्प्लॉय करना चाहिए। तो यहाँ पर लिमिटेशन पीरियड को रिड्यूस करके कोई एग्रीमेंट ऐसा बनाना, तो वो भी वॉइड होता है। नेक्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं एक्सटिंग्विशिंग राइट्स ऑफ पर्सन। जो राइट्स है इंडिविजुअल्स के, उनको आप कम नहीं कर सकते हैं, उनको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो भी एक तरीके से कंट्रोल होता है, अवरोध होता है, और ऐसे रिस्ट्रेंट वॉइड होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेप्शंस। अब कहां पर आप पार्टी को रोक सकते हैं, तो वो दो जगह होता है। एक तो आर्बिट्रेशन में, तो आर्बिट्रेशन एक्ट ऐसा होता है जहां पर आप उस पर्सन पे रोक लगा सकते हैं, ठीक है, बाय सेइंग दिस
कि यहाँ पर आपका केस हम आर्बिट्रेशन को रेफर कर रहे हैं, तो वहां पर आप रिस्ट्रेन लगा सकते हैं, वहां पर वो वैलिड होगा। दूसरा है ऑलरेडी अराइजन, अगर कोई केस आपका लिमिटेशन पीरियड के अंदर है और आप जानते हैं कि वो 3 साल का टाइम है उसके अंदर, तो आप उसको रोक लगा सकते हैं। वो बाद में जो भी पीरियड के लिए रोक लगी है वो आपकी आगे कॉम्पनसेट हो जाती है। तो यहाँ पर दो सिचुएशंस है, ऐसे ही एक्सेप्शंस हमने डील किए थे सेक्शन 27 के अंदर, और यहाँ पर हमने सेक्शन 28 के अंदर देखे हैं। यहाँ पर जो केस लॉ है वो है FCI वर्सेस न्यू इंडिया एश्योरेंस। और फिर वही बात कि अगर आप इस केस के फैक्ट्स, इस केस का कंक्लूजन देखना चाहते हैं तो यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो अब हम डील करेंगे सेक्शन 29 के साथ। सेक्शन 29 हमारा कहता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट, जो एग्रीमेंट अनसर्टेनिटी पे होते हैं, जो एग्रीमेंट सर्टेन नहीं होते हैं, एग्रीमेंट्स व्हिच डील्स विद अनसर्टेनिटी आर वॉइड। हमेशा एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं मेरा व्हाइट हॉर्स बेचना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू सेल माई व्हाइट हॉर्स, एंड या तो मैं उसको 500 रुपीज में बेचूंगी या फिर मैं उसको 5 लाख में बेचूंगी। अब आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको कितने में आपको सेल करूंगी, या तो either it is 500 rupees or it is 5 lakh rupees. So I am not certain, और अगर आप certain नहीं होते हैं, आपका clear mind नहीं होता है, तो that agreement is void agreement. तो यहाँ पर हमेशा एग्रीमेंट सर्टेनिटी के लिए होंगे, इसको प्लीज याद कर लीजिएगा। हमेशा एग्रीमेंट सर्टेनिटी के लिए होते हैं, सर्टेनिटी के लिए होते हैं तो वैलिड होते हैं, अनसर्टेनिटी के लिए होते हैं तो वॉइड होते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने ये देखा सेक्शन 26, सेक्शन 27, 28 एंड 29 which deals with marriage, trade, legal proceeding and uncertainty. And students, लास्ट सेक्शन जो है हमारा इसका वो है सेक्शन 30। अब हम देखते हैं एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर और वॉचरिंग एग्रीमेंट्स या वेजरिंग एग्रीमेंट्स इज वन एंड द सेम थिंग। वेजरिंग एग्रीमेंट्स को अगर देखा जाए तो ये एक तरीके के ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो किसी बेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो किसी शर्त को बताते हैं, और अगर दो पार्टीज आपस में शर्त लगाती हैं तो आप बिल्कुल भी कोर्ट तो जा नहीं सकते, ये तो हमें भी पता है। मान लीजिए मैं और आप एक गेम खेलते हैं, उस गेम में मैं आप बोलती हूँ कि अगर मैं ये गेम जीत गई तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी, और अगर मैं ये गेम हार जाती हूँ तो आप मुझे 50,000 रुपए देंगे। बट इसको एनफोर्स कराने के लिए, इसको कोर्ट में ले जाने के लिए हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ऐसे केसेस को एंटरटेन नहीं करता है। कोर्ट ऐसे केस को मान्यता नहीं देता है जो कि किसी शर्त पे, किसी बेट पे एस्टैब्लिश होते हैं। तो आइए इसके एलिमेंट्स को डील कर लेते हैं। सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर, जो भी एग्रीमेंट्स हम बेट के थ्रू लगाते हैं, शर्त के थ्रू लगाते हैं, ऐसे एग्रीमेंट स्टूडेंट्स वॉइड होते हैं। This is the best, this is the best set, this is the best platform where you can understand, where you can improve your knowledge relating to the Indian Contract Act. यहाँ से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डिटेलिंग एक बहुत ही डिटेल वे से आपको पढ़ाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड नॉट ओनली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बट देयर आर वेरियस ऑफ एक्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू लॉ स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ पर गुरु केपीओ पर बताए जाते हैं। अब हम इसके एलिमेंट से डील करते हैं। सबसे पहला वेजरिंग एग्रीमेंट में एलिमेंट होता है अनसर्टेन इवेंट। द इवेंट शुड बी अनसर्टेन, वो सर्टेन नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है म्यूचुअल विनिंग और लूजिंग। कोई भी तो जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, यहाँ पर प्रूफ नहीं होता कि तू ही जीतेगा या तू ही हारेगा। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट होता है नॉट इन कंट्रोल। विनिंग और लूजिंग किसी के भी हाथ में नहीं होता है, कोई भी पार्टी जीत सकती है। नेक्स्ट होता है यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, नो इंटरेस्ट एक्सेप्ट मनी, मनी इज द ओनली इंटरेस्ट, उसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो अगर हम इसको रिवाइज करेंगे कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय वेजरिंग एग्रीमेंट? सबसे पहला है अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड होना चाहिए, म्यूचुअल विनिंग और लूजिंग नहीं होनी चाहिए, म्यूचुअल विनिंग और लूजिंग ही होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे सिर्फ इसका जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मनी, और ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं और मैं आपको ये बोलती हूँ कि
अगर you will clear your judiciary exams, then I will pay you 10,000 rupees. And if you didn't clear your judiciary exam, then you will pay me rupees 5,000. तो यहाँ पर आप इसको enforce कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है? It is a type of शर्त, it is a type of bet. बहुत बार ऐसा होता है PUBG गेम में, बहुत बार ऐसा होता है अभी लॉकडाउन के टाइम पर लूडो गेम में, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि बेट पे एक शर्त पे निर्धारित करते हैं और उसको एनफोर्स कराने के लिए आप कोर्ट के दरवाजे को नहीं खटखटा सकते हैं। यहाँ पर पर्सन कैन नॉट मूव टू कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट, किसी भी तरीके का वाद दायर नहीं किया जाता है, किसी भी तरीके का सूट यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं। बट देयर आर आल्सो सर्टेन एक्सेप्शंस जो कि है सेक्शन 30 के अंदर कि कहां-कहां पर आप कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकते हैं और कहां-कहां पे जो शर्त आप लगाते हैं वो वैलिड होती है। वहां पर है इंश्योरेंस। जी हाँ, इंश्योरेंस एक तरीके का ऐसा एक्ट है जहां पर आप अपनी कंडीशंस को रखते हैं, सामने वाले अपनी कंडीशंस को रखता है और इंश्योरेंस कंपनी को वो फुलफिल करनी पड़ती हैं, वहां पर होता है ये वैलिड। नेक्स्ट हम देखते हैं जहां पर भी आपकी स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, जहां पर आपकी एक्सपर्टीज इन्वॉल्व होती है, वहां पर भी ये एग्रीमेंट्स वैलिड होते हैं। जहां पर जैसे कि मान लीजिए किसी भी स्पोर्ट्स में आप बहुत स्किल्ड हैं और वहां पर आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट करनी है तो वहां पर एक तरीके की इसको शर्त नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है क्रॉसवर्ड पजल, किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स, एंड द लास्ट वन इज हॉर्स रेसिंग। तो यहाँ पर जहां पर स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, क्रॉसवर्ड पजल होते हैं, हॉर्स रेसिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, शेयर मार्केट्स होते हैं, वहां पर आपकी स्किल्स इन्वॉल्व होती है, वहां पर इसको हम बेट नहीं मानते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किया 26, 27, 28, 29, 30 and this completes the part of world agreements that was from 24 to section 30. So students, कल से हम दूसरी वीडियोस को पोस्ट करेंगे जो कि हमारी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होगी और प्लीज विजिट गुरु केपीओ फॉर मोर एनहांस्ड नॉलेज ताकि आप लोग अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया या थोड़ा सा भी पसंद आया और मेरे वीडियो ने आपकी नॉलेज को एनहांस किया है तो प्लीज गो एंड लाइक इट, सब्सक्राइब टू माय चैनल and I'll keep posting more and more informative videos for you. So this was all for today. Thank you.